देखिए सर, इस लेक्चर में हम अगेन वही सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और लेंगे। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ इनर्शिया है, और अगला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके अंदर रोटेशनल मोशन आता है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी टॉपिक है, पूरा उसके अंदर आता है। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, और इसमें भी कुछ करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में ये हमारा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसमें जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में एक कोर्स चल रहा है मुख्य आरक्षी करके, उत्तराखंड मुख्य आरक्षी करके। देखिए इसमें मैंने जो सेंटर ऑफ मास का नाम देखिए ना, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक करके डाल रखा है। इसमें ये सेंटर ऑफ मास 1, 2 दो वीडियो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड समझा रखी हैं, फिर इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन डाल रखा है, सॉल्यूशन उसका डाल रखा है। अगर सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आता है तो आप इतना पढ़ लीजिए, इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन भी मैंने बता दिए, इसमें क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपका ज़रा सा मेहनत कम हो जाएगी। ये है, अभी इसमें 3 वीडियो बनी हुई हैं, इससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी सर। अगर आप एग्ज़ाम में कोर्स से 5 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाते हैं, आप पढ़ तो रहे ही हैं, खुद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रा सा आपका जो समय है कम बर्बाद होगा और आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ यूट्यूब पे मैं सारा तो डालता नहीं हूँ, फिर भी यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। अगर खुद पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, साथ में अगर ऐप से आपको हेल्प मिल जाएगी सर। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं अगर वो करना चाहते हैं तो अगर आपको ऐप से 5 नंबर भी क्वेश्चन आपके इंक्रीज़ होते हैं, 5 क्वेश्चन भी इंक्रीज़ होते हैं, तो आप समझिए आपकी जॉब लगनी है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप खुद पढ़िए या फिर यूट्यूब से पढ़िए या फिर ऐप से जाके अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक कोर्स पूरा डिज़ाइन किया हुआ, उसमें मैथ्स और फिजिक्स है। ठीक है, जो कि आपने अगर उसका पेपर भर रखा मुख्य आरक्षी, वो साथ में और लैब असिस्टेंट के लिए भी मैथ्स फिजिक्स उतनी ही एप्लीकेबल है, वो मतलब उतना वही कोर्स है ना दोनों का, इसलिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले लेक्चर में हमसे ज़रा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये क्या कह रहा है, एक सिलेंडर इंक्लाइन प्लेन में रोल कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन में अगर सिलेंडर रोल कर रहा है तो h हाइट है उसकी, इंक्लाइन प्लेन की हाइट h दे रखी है मेरे ख्याल से। ये हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है। सिलेंडर यहाँ से रोल कर रहा है, यहाँ पे जाके क्या पूछ रहा है वो, रीच द बॉटम इंक्लाइन प्लेन। तो वो कह रहा है कि स्पीड निकालनी है यहाँ पे, सिलेंडर की स्पीड यहाँ पे कितनी होगी ये जब ये बॉटम पे पहुँच जाएगा। तो सर ध्यान दीजिएगा, और इसकी हाइट मेरे ख्याल से दे रखी है, लेंथ l दे रखी है इंक्लाइन प्लेन की। तो पहली बात तो जब चाहे सिलेंडर हो चाहे आपका स्पेयर हो, रोल डाउन करता हो इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ये पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, वो किस फॉर्म में कन्वर्ज रहेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी ट्रांसलेशन और रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व रहेगी। और वो कितनी होती है, 1/2 mv² प्लस रोटेशनल, ये जो ट्रांसलेशन है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, अब आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 mv², तो ठीक है, प्लस 1/2 I कितना होता है सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए I की बात करूँगा तो 1/2 × mr² होता है। और जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, v/r, ओमेगा की वैल्यू v/r, तो ये क्या हो जाएगी, v² अपॉन r² हो जाएगी, v² अपॉन r²। अब mm लेके दोनों रूट से काट दो, तो यहाँ से gh इज इक्वल टू आपको क्या मिलना है, 1/2 mv² प्लस यहाँ से कितना मिलेगा, 1/4, इसको हटा देता हूँ, 1/4, ये क्या आएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी क्या हो जाएगा, mv²। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3/4 आएगा ना। ठीक है, 3/4, gh इज इक्वल टू 3/4 ही आएगा मेरे ख्याल से, m हट जाएगा ना सर, ये m दोनों ओर से हट जाएगा, 3/4 v²। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4gh अपॉन 3। तो कोई फॉर्मूला कोई है ऐसा, मतलब 4/3gh, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4/3 ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छूट गया था, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आइए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं ज़रा सा आपको इसमें और ज़रा सा और वो उसके बारे में समझाऊं तो हम बात करते हैं किसकी, ये क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। उससे पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ें समझाता हूँ आपको। सेंटर ऑफ मास होता है सर, सेंटर ऑफ मास होता है, एक होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब ट्रांसलेशन मोशन हो रहा हो ना, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब हुआ जैसे इस तरीके का मोशन है, ये एक कोई बॉडी है, ये इसका पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये बॉडी ट्रांसलेट होके ये इस तरीके से बॉडी ट्रांसलेट होके यहाँ पे पहुँची। ठीक है, यहाँ पे ये ए डैश है, ये पॉइंट बी डैश है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ए से ए डैश और ये बी से बी डैश की, और ये सी पॉइंट है, सी डैश है, ये टी बराबर 0 पे ये है, टी बराबर टी टाइम पे ये है। तो यहाँ पे होगा क्या, ए डैश बराबर बी डैश बराबर सी डैश। ये ट्रांसलेशन मोशन है, इसको क्या कहते हैं आप, ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। तो ये पॉइंट ये दूरी बराबर बनी रहे तो ये ट्रांसलेशन मोशन है। ठीक है ना, ये बराबर बनी रहे, ट्रांसलेशन मोशन है। तो एक ऐसा पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स मतलब रेफरेंस पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मानते हैं, मास की बात कर रहा हूँ, हाँ, किस मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में, स्थानांतरी गति में। ठीक है, वो उस पे पूरा मास हम कंसंट्रेट मान सकते हैं, तो वो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। वो रेफरेंस पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज़ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब हम बात करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सर आता है, वो यहाँ पे केवल ट्रांसलेशन मोशन की बात करता है, वहाँ होल मोशन की बात करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में यही अंतर होता है। अगर RCM की बात करें, RCM का मतलब मान लेते हैं दो मास है M1 और M2, उनकी डिस्टेंस है R1 और R2। एक किसी पॉइंट से आप डिस्टेंस लेते हैं ना, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, ओरिजिन से भी हो सकती है, किसी एक से भी हो सकती है, तो वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे आप, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो यहाँ से सर आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसकी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं इसका। साथ में अगर इसका XCM निकालें, XCM एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना चाहें तो आप बताइए एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा फिर, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये एक्स कोऑर्डिनेट निकाला मैंने, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया। तो सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में, स्थानांतरी गति में कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है या कोई निकाय है, उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहते हैं। तो उसमें जो आपका ये पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जाता है, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है सर। ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक, इस बात को समझिए। ये किसके लिए है, डिस्क्रीट बॉडी के लिए। यही चीज़ अगर कंटिन्यूस बॉडी होती है तो यही XCM जो हो जाएगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में यही अंतर होता है कि डिस्क्रीट में हम बात करते हैं समेशन की, उसी प्रकार कंटिन्यूस में हम बात करते हैं किसकी, 1 अपॉन कैपिटल है। कंटिन्यूस में बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो XCM इतना हो जाएगा। जैसे XCM मैंने निकाला उसी तरीके से YCM भी हम निकाल सकते हैं। मैं फटाफट जरा सा जो चीज़ें यूज होंगी वो बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये ये मैंने किसको बताया आपको, सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको बताया। अब सेंटर ऑफ मास की अगर हम टोटल वैल्यू निकालें, अगर हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम पढ़ा था सर, P इज इक्वल टू mv होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, P बराबर mv होता है। अगर P बराबर mv होता है तो V सेंटर ऑफ मास के लिए अगर हम निकालें तो V सेंटर ऑफ मास जो आएगा, इसी डेरिवेशन से कर रहा हूँ मैं, V सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा आपका, इसकी वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं। अगर आप R सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालें तो क्या होगा बताओ तो, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 होगा। M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 होगा। ये दो पार्टिकल के लिए है, इसी प्रकार N पार्टिकल के लिए भी होगा। फिर तो V सेंटर ऑफ मास बताइए तो कितना हो जाएगा, M1 V सेंटर ऑफ मास लिखा ना मैंने, क्या लिखा, M1 V1 प्लस M2 V2। इसी प्रकार अगर N के लिए अपॉन कितना नीचे, M1 प्लस M2। सर यही चीज़ अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास N पार्टिकल के लिए हो
तो m1v1 प्लस डॉट डॉट प्लस mnvn अपॉन नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस अप टू n प्लस mn, यही होगा ना। अब आप जानते हैं p बराबर mv होता है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, v सेंटर ऑफ मास को जब निकालेंगे सर, उसको क्या लिखेंगे P1 प्लस डॉट डॉट प्लस Pn अपॉन नीचे क्या होगा टोटल m भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये P1 P2 P3 को P मान लेते हैं टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, ये तो पार्टिकल अलग अलग हैं। तो यहाँ से सर P की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, m इंटू वी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, जो मोमेंटम होगा m इतना हो जाएगा। अब देखिए सर न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, न्यूटन ये तो ये P किसके बराबर होता है, वी m इंटू सेंटर ऑफ मास के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं, न्यूटन का अगर तीसरे नियम की हम बात करें, थर्ड लॉ का, तो वहाँ से आप ये जानते हैं जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस आपस में नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस नेगलेक्ट होते हैं तो F जो होता है, F बराबर F जो होता है, अब हम F को, F मतलब एक्सटर्नल फोर्स हुआ है यहाँ पे, इंटरनल तो नेगलेक्ट हो जाते हैं, dP अपॉन dt के बराबर होता है। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं dP अपॉन dt के बराबर होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में बताऊँगा दोबारा से। यदि एक्सटर्नल फोर्स वैल्यू 0 हो जाए तो सर बताइए dP अपॉन dt का मान आप जानते हैं 0 आएगा। इसको इंटीग्रेट करो तो P बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने यहाँ पे, अगर बाहरी बल शून्य हो जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज अगर कुछ नहीं लग रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है सर। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब ये लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जो सिस्टम है उस पर कार्य करने वाले बाह्य बल क्या हों, 0 हों, तो उसके जो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा, ये द्रव्यमान केंद्र का वेग ही है सर ये, अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा, v सेंटर ऑफ मास जो होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे हो गया होगा ये, क्योंकि ये वैल्यू रखोगे आप, dp का मतलब कितना है, इसमें रखो ना, ये वैल्यू dP अपॉन dt 0 है, मतलब ये 0 है, m तो 0 होगा नहीं। तो v सेंटर ऑफ मास बराबर v सेंटर ऑफ मास, dP अपॉन dt का मतलब क्या है, dv, f एक्सटर्नल निकालोगे तो dP अपॉन dt आएगा। और P को आपने क्या लिखा है, P को f एक्सटर्नल जो था आपका मास m इंटू, यहाँ पे आप पाएंगे ना, देखिए मैं ज़रा सा इसको और ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने f एक्सटर्नल पढ़ा था कि साहब अब f एक्सटर्नल जो होता है dP अपॉन dt के बराबर होता है। मैंने कहा ये जो dP अपॉन dt है ऊपर वाले फॉर्मूले से d अपॉन dt ऑफ v सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये v सेंटर ऑफ मास होगा, यदि f एक्सटर्नल 0 हो जाए तो इसका मतलब dv सेंटर ऑफ मास अपॉन dt का मान 0 हो जाएगा। अगर dv सेंटर ऑफ मास dt बराबर 0 हुआ तो इसका मतलब v सेंटर ऑफ मास अपने आप ही कांस्टेंट हुआ, नहीं हुआ। मतलब एक्सटर्नल फोर्सेज अगर आपके पास नहीं लगते हैं तो उस केस में जो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ जो वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये अगर कांस्टेंट होती है तो मैं इस पे जस्ट आपको एक ये बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा होगा कहीं पे, यहाँ लिखा होगा, ये देखिए m तथा 2m द्रव्यमान के दो गोले परस्पर r दूरी पर विरामावस्था में हैं। एक है m द्रव्यमान का है और दूसरा है 2m द्रव्यमान का। r दूरी पर, ये r दूरी पर क्या है, विराम, परस्पर आकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर चलते हैं। उसमें वो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है, ध्यान दीजिएगा, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा। जब गोले परस्पर r/2 दूरी पे होते हैं, चलेंगे एक दूसरे की ओर, तो r/2 दूरी पे जब होंगे तो उनके त्वरण केंद्र का मान कितना होगा, उनके त्वरण केंद्र का मान, केंद्र का त्वरण कितना होगा। सर अभी मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लगते हैं तो v सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है सर। अगर v सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो d अपॉन dt ऑफ v सेंटर ऑफ मास को ही एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। तो वो कितना आ जाएगा, 0, ख़त्म। सीधे क्वेश्चन ये किस पे बेस्ड है, आपका थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे नीचे
क्वेश्चन भी समझा दिया उसका क्वेश्चन कैसे आएगा करके। अब मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, ये देखिए v, यदि एफ एक्सटर्नल आपका 0 हो जाता है तो उस केस में v सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0, वो कांस्टेंट हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, जैसे आपके पास कोई यहाँ पे कोई आपका यूरेनियम का 238, इसके बारे में आप जानते हैं, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसका जब डीके होता है, खुद ही ये फटता है, तो एल्फा कण, एल्फा पार्टिकल और एक बड़ा थोरियम 238 में विभक्त होता है। ठीक है, ये थोरियम में खुद ही इस पर विस्फोट होता है, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, इसमें टूटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी नियत रहेगी। ठीक है, इसके टूटने के बाद ये अलग अलग पार्ट में बदल गया है, तो इनके सेंटर ऑफ मास की जो वो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। सर इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है सेंटर ऑफ मास की कहानी। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, छोटे से पार्ट में बता देता हूँ। टॉर्क बराबर क्या होता है सर, टॉर्क बराबर F इंटू डी होता है। ये डी क्या है, मान लेते हैं ये फोर्स है, ये फोर्स ऐसे इसको पीछे को बढ़ाऊंगा तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगी, क्रिया रेखा कहते हैं इसको। और ये क्या है, आपका एक्सिस है, जिस एक्सिस पे आपका जिस एक्सिस के थ्रू आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, इस डिस्टेंस को डी कहते हैं। ये एंगल अगर थीटा है, इस डिस्टेंस को डी कहते हैं। तो टाउ का जो वैल्यू होता है एफ इंटू डी के बराबर होता है सर। और ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं, ये कैसे क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ बराबर हम लिखते हैं एफ क्रॉस डी, एफ क्रॉस डी, या एफ क्रॉस डी नहीं, डी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब अगर आपके पास ये पोजीशन ये पोजीशन आपके पास कितनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर आर है आपके पास, तो कितनी आ जाएगी, ओरिजिन से डिस्टेंस आर होने पे ये वाली डिस्टेंस अगर आर है तो ओरिजिन ओ इसको मानो, ये नहीं, ओरिजिन ओ ये होगा। अगर आर ये होगा तो आर एफ साइन थीटा लिखते हैं इसको, आर एफ साइन थीटा टाउ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, टॉर्क का काम वही होता है जो फोर्स का काम होता है। ट्रांसलेशन मोशन में जो फोर्स है, रोटेशनल मोशन में वही काम क्या कर देता है, टॉर्क कर देता है। टाउ बराबर कितना है, आर क्रॉस एफ साइन थीटा। और अगर आपको टॉर्क निकालना है, जैसे टॉर्क इस तरीके से निकालना है, इसका एप्लीकेशन भी अभी समझाता हूँ मैं आपको। टॉर्क देखो, हाँ यहाँ पे आपको ये दिया है, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन लिया होगा मैंने टॉर्क वाला भी, उसको भी साथ साथ ही थ्योरी जब पढ़ा रहा हूँ तो उसको साथ साथ ही बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए कोई कण है, एक क्वेश्चन है ना सर, एक कण की स्थिति इतनी, कण की स्थिति मतलब पोजीशन, आर बराबर कितना दे रखा है, माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, और उस पर लगने वाला बल कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो आपसे क्या कह रहा है, मूल बिंदु के परितः बलागुण ज्ञात करो। ठीक है, मूल बिंदु के परितः बलागुण की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कहा आर क्रॉस एफ होती है। यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म में दिया ही है। और आर क्रॉस एफ को आप कैसे निकालते थे, आई जे के, ये ऐसा होता था, कोफिशिएंट लिखो -1 1 और ये 5 ये 3 ये माइनस का 4। तो अब आप निकालो तो कितना आएगा, आई, ये लाइन कैंसिल, ये कैंसिल, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस माइनस दिस करते हैं ना, तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3, फिर माइनस का जे करते हैं, ये वाले लाइन को थ्रू ये कैंसिल होगा, तो 4 ये भी कितना हो जाएगा, 4 माइनस, सही लिख रहा हूँ ना, ये कैंसिल था पहले केस में, ये और ये कैंसिल थे, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब ये कैंसिल होगा तो अगेन 4 माइनस 5, ऐसा ही तो होगा। और फिर प्लस के जब आप करोगे, ये वाली लाइन कैंसिल होगी तो माइनस का 3 प्लस का 5, सही लिख रहा हूँ ना। तो कितना हो जाएगा सर, ये आई कैप और प्लस जे कैप, क्योंकि ये -1 आएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 के कैप। ये क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया। टाउ बराबर इतना मिल गया। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क के बारे में आपको मैंने ये बताया। टॉर्क वही काम करता है जो फोर्स का काम है ट्रांसलेशन मोशन में, ये रोटेशन मोशन में टॉर्क लगता है आपका। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ से आप टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं सर। ठीक है, टॉर्क से क्या निकल के आता है, जैसे अभी फोर्स से आपको डी अपॉन क्या निकला था,
डी पी अपॉन डी टी निकला था। तो इसी प्रकार एल होता है सर एंगुलर मोमेंटम कहते हैं इसको। एल को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है? पी का यदि मोमेंटम ले लें, पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम ले लें, मोमेंटम लेने का मतलब आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वही क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो जिस प्रकार फोर्स था उसी प्रकार टॉर्क को भी हम क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहीं से एक नई डेफिनेशन निकल के आएगी जब हम पार्टिकल की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे। तो ये जो थ्योरम, ये जो टॉर्क हो जाता है, टॉर्क एक्सटर्नल रह जाता है क्योंकि इंटरनल पार्टिकल का टोटल सम 0 आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी। अब देखो सर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। यदि आपके पास एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है तो डी एल अपॉन डी टी बराबर 0 हो जाता है, तो एल बराबर कांस्टेंट हो जाता है सर। एल उस केस में कांस्टेंट हो जाता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये क्या है? ये कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ये कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या एप्लीकेशन है? पहले मैं इसके एप्लीकेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लेते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, ये कोई यहाँ पे आपका नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है, ये नाभिक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करता है ना इलेक्ट्रॉन, और उसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होती है सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, पढ़ चुके हो आप इसको। और ये डिस्टेंस आर होगी। अब आप देखो डिस्टेंस कैसे लेते थे? आर क्रॉस एफ जब लोगे तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा कितना आ जाएगा? टॉर्क टाउ बराबर कितना आ जाएगा? आर क्रॉस एफ होता है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड साइन कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना। एक की डायरेक्शन ये, एक की डायरेक्शन ये, तो ये 0 हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी पढ़ा रखा है मैंने, टॉर्क ही 0 है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्वेश्चन बनता है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है या आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है? तो आप क्या कहेंगे? उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। जब पार्टिकल कहाँ? न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा सर वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो मैं इतना ही करा रहा हूँ। फिर आगे अगले लेक्चर में मिलेंगे, इन क्वेश्चंस को फिर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे बाउंड करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन अभी कराए तो नहीं मैंने, इनको करेंगे अगले लेक्चर में। ये सारे क्वेश्चन हैं इसी के, ठीक है।